चलो, सो ये अभी जो है क्लास 12th का ये एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर 13 है ये, ठीक है, दिस इज चैप्टर 13 क्लास 12th एनसीईआरटी, है ना। सो ये प्रोबेबिलिटी कल हमने 11th का किया था, उसमें देखा था बेसिक क्या था, इनिशियली रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, ये था। और उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज में वहां पे ए यूनियन बी ये सब फॉर्मूला था कुछ, और ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, हाँ। फिर उसके बाद तीसरे वाले में क्या था, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, और वो इक्वली लाइकली इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उससे आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सर ये कह रहा है कि हमने लोअर क्लास में देखा था, सीधा आप आते हैं तो यहाँ देखो ये जो स्टार्ट करता है, तो ये जो क्लास 12th में जहाँ स्टार्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, कि आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ अगर हो चुका है तो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। सो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बात करना है, तो इसका सिंपली मैं बता देता हूँ ना, जनरली यही है कि एक इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, दूसरे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका सीधा से ज्यादा स्टोरी तुम पढ़ सकते हो। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो ये बता रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ दैट एफ हैज अकर्ड एंड डिनोटेड बाय दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये कहना होगा, ये नोटेशन है P ऑफ E गिवन F, तो गिवन का नोटेशन ये है, वर्टिकल नोटेशन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, तो E एक इवेंट है, F इवेंट है, इवेंट क्या था, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये फॉर्मूला आएगा आगे, तो यहाँ इन्होंने ना, अभी छोड़ो सीधा आता हूँ, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, जो क्लास 12th में था, है ना, दिस यू नो, या अच्छा नंबर के टर्म में लिख रहा है, ये वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे आगे यही लिखेगा, यहाँ पे लिख रहा है ना, ये चीज है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये तब होगा जब इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये तब वैलिड है ना, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में, तब ये वैलिड, अदरवाइज ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली हमें, तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाओ, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं जस्ट। तो डेफिनेशन 1 ये क्या कह रहा है कि इफ E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, तो conditional probability of E given that F has occurred, तो ये फॉर्मूला है probability of E given F, so is probability of E intersection F upon probability of F, जहाँ probability of F जीरो नहीं होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी की, है ना, सो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये फॉर्मूला है जस्ट। सो बता रखा है एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी ई अकर होगी, तो एफ तो अकर हो ही चुका है, ई अकर होना है, तो ई एंड एफ बोथ विल अकर एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो उसके बेस पे फाइंड करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, बाकी तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये तो ये भी नोटेशन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, यहां से अगर तुमसे पूछा जाए, चलो इसको ट्राई करो, जैसे अगर आपसे पूछूं मैं, बता दूं, ये तो अभी था, कैसे हट जाता है, चलिए तो क्या था हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, है ना, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब आपसे पूछा जाए, पहला बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E, ये कितना आएगा, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट
गिवन ई या एफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। सो ये है, एफ लेना एफ ले लो। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन इवेंट एफ, यहाँ इवेंट एफ है और यहाँ पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ये एफ गिवन एफ ले लो। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ गिवन एफ इज अकर्ड, इवेंट है एफ सबसेट है सैंपल स्पेस का। पहला कितना आया 101। 101। बाकी लोग देख लो, कंफ्यूजन है तो बताओ। दूसरा क्या है सर? लास्ट का एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट 5। सर लास्ट का, हाँ लास्ट का सही है, ठीक है ना। हाँ देखो, तो ये गिवन है तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ व्हेन एफ हैज अकर्ड, जब एफ अकर हो गया तो 1। एम्प्टी सेट तो फॉर्मूला से तुम करोगे वही आएगा। जैसे आप लोग पहले फॉर्मूला जानते थे ना, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी अगर कहीं जरूरत पड़ गया ए यूनियन बी गिवन सी फॉर एग्जांपल, सो दिस विल बी द सेम, जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, जस्ट गिवन सी लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो ये ऐसे ही रहेगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ए यूनियन बी गिवन सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सर वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, पी ए यूनियन सॉरी इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी अपॉन पी सी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब अगर कभी जरूरत पड़े फॉर्मूला की तो आप जैसे ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, मान लो ये गिवन है आपको, ये गिवन है और ये गिवन है, किसी क्वेश्चन में पूछेगा ये निकालो, तो कैसे करोगे? तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ये फॉर्मूला है उसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूं सर वो जो सी का पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एस में सैंपल स्पेस, यहाँ एस का मतलब सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, यस, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। एस क्या है? सैंपल स्पेस, हाँ। तो देखो एफ इज अ इवेंट, तो एफ इज अ सबसेट ऑफ एस, तो बताओ एस तो सुपर सेट है ना, मतलब जो एफ में है वो एस में भी है एक्चुअली, क्योंकि एस तो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट और एफ इवेंट है, तो एस इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगी। थैंक यू। और किसी को कंफ्यूजन है कोई? तो ये सब एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। देखो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट यू हैव टू रिवाइज। एक मिनट, इसको मैं पहले हटाऊं काट के, तो ये तो पहला फॉर्मूला है जो मैं आपसे पूछ रहा था, वो यहाँ ऑलरेडी है। देखो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, ये 1 होगा। ये प्रूव भी कर रहा है, आप देख सकते हो, एस गिवन एफ, एफ एफ कट के 1 हो गया, एफ गिवन एफ था, एफ इंटू दिस 1 हो गया। तो इस तरह से ये है, ठीक। अच्छा जो फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा था वो भी यहाँ पे ऑलरेडी है, कि बोल रहा है कि ए यूनियन बी गिवन एफ, है ना। ये कई जगह स्लैश लगा दिए, स्लैश का मतलब होता है डिवीजन और इसका मतलब है गिवन, ठीक है। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल में, जहां लिखा होगा x स्लैश y, तो ये x अपॉन y है, इसका मतलब है x अपॉन y, ये मीनिंग ये होता है।
और ऐसा रहेगा x गिवन y, तो ये है x गिवन y। तो इसकी मीनिंग अलग है और इसकी मीनिंग अलग है, तो इन्होंने भी गलती से स्लैश लगा दिया है, जो टाइपिंग जिसने किया है टाइपिस्ट ने। मीनिंग यहाँ कंडीशनल है, जैसे ये सही लिखा है, यहाँ गलत है ना, तो इस तरह से। तो स्लैश का मतलब डिवीजन, जैसे ये लिखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, बैक स्लैश, इसको फॉरवर्ड स्लैश। तो ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये माइनस का काम करता है। जैसे बुक में देखोगे a माइनस बी ऐसे लिखते हैं लोग, a अपॉन बी ऐसे होगा, ठीक है ना, a गिवन बी ये है, इस तरीके से। तो मीनिंग अलग अलग है। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा था अभी a यूनियन b का, जो आप जानते हो सिमिलर पैटर्न पे, ये 12th क्लास की है ना, ये लिखा हुआ है। अब ये प्रूफ भी कर रहा है इसको, तो प्रूफ कर से आप जानते हो कि इफ a and b are disjoint, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb, तो वैसे ही ये भी ऐसे ही है। अगर a b डिसजॉइंट है, सो a यूनियन b गिवन f बराबर pa प्लस p गिवन f प्लस b गिवन f, इस तरह से। सो है ना। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि अगर a b डिसजॉइंट होगा, तो आप जानते हो a इंटरसेक्शन b 5 हो जाता है, तो 5 तो 0 हो जाएगी, और यूनियन ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी जानते हो। जैसे आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, ये इसकी फॉर्मूला क्या है 1 माइनस जी, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, और तो ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स, अभी कुछ फॉर्मूले देखे हमने। हमने भी क्या देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होगा और वो सारे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ होगा। वो बात वही है एक्चुअली। ये ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ है, जस्ट ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो 1 माइनस ई गिवन एफ है। मीनिंग भी वही है, जैसे आप अगर पूरा कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, आप ये कह रहे हो कि ई गिवन एफ, इस ब्रैकेट में बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा, ऐसा। यस सर। तो इसका मीनिंग भी वही है, इसका मतलब भी यही होगा। अगर बाहर है तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ पहले वाले पे लगेगा। ओके सर। और 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हो जाएगी। तो ये नोटेशन जस्ट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, उस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज देखे, जो थ्योरम्स थे एक्चुअली। तो ये सब थ्योरम्स हैं, जो फॉर्मूला देखा मतलब हमने। ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी कई बार मिलेंगे आपके, है ना, जैम में भी। तो ये सब आप ट्राई करना, प्रोबेबिलिटी के एक एक क्वेश्चन करके आओ। जो क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी है उसके एक एक एग्जांपल, एक एक साइज सॉल्व करो। 12th का भी प्रोबेबिलिटी के एक एक एग्जांपल, एक एक साइज सॉल्व करो, एक एक कॉन्सेप्ट देखो, डेफिनेशन थ्योरम्स आपको समझना है। तो पहली एक्सरसाइज जो इस चैप्टर में है, वो जस्ट आपको बताया गया है। कल जो मैंने एग्जांपल लिखे थे वो ये था। अब देखो, कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना, तो ये क्वेश्चन कल हमने पूछा था आपसे कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। सो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, यहाँ कंडीशनल पूछा है हमने आपसे, बस इसका और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी कितनी आएगी। तो वो यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, तो वो बता रहा है सिचुएशन, हेड आया तो एक बार फिर टॉस करो, और टेल आया तो ये सिचुएशन है। फिर ये बता रहा है कि HH की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ठीक है। सो 1/12, 1/12, 1/12 इस तरीके से है, ठीक है। तो ऐसा होगा। ये 13.1 जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। अब आता है दूसरा। तो पहला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये भी कुछ खास नहीं है, ये जस्ट उसी का
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई दूसरे तरीके से लिखना है, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिखता हूँ E गिवन F, तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। ठीक है, और इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो क्या समझ आया, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ E एंड F ऑकर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, इस तरीके से। और इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में अगर आप लिखते F गिवन E तो क्या बनेगा, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, PE इंटू P ऑफ F गिवन E। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, यू कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। सो ये इसी फॉर्मूले का नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों सेम है। हाँ, यस यस, दोनों सेम ही, मतलब दो तरीके से लिख रहे हैं इसी चीज को, कि जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे। तो यहाँ क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट E एंड F ऑकर, इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी दैट F ऑकर्स इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑकर्स व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। सेम थिंग यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F बोथ ऑकर्स, सो मींस प्रोबेबिलिटी दैट E ऑकर्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑकर्स व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से। दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो डिनोमिनेटर जो कंडीशनल में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यस आप सही कह रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था ना, तो जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आएगी वो जीरो नहीं होगी एक्चुअली। जैसे यहाँ पे है ना, सो ये PF जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ PE जीरो नहीं होना चाहिए, यस। तो जब भी, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा इसीलिए। सो आगे देखिए, सो आगे यही चीज तीन के लिए, दो के लिए कहाँ लिखा है, दो के लिए पहले देख लो, जो मैंने लिखा है यहीं पे लिखा होगा जस्ट, है ना, तो यहाँ लिखा होगा, देखो ये है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F का ये फॉर्मूला है, F E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ये नॉट जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, नॉट जीरो होना चाहिए। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसी से जो न्यू एक्सप्रेशन आया इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही तीन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, जो पहले मैं लिखा था ना, ये देखो पहले दो था नॉन जीरो, नॉन जीरो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसीलिए। तो दिस एबव, द एबव रिजल्ट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो ये फॉर्मूला है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज है। अब ये तीन के लिए यही चीज थ्री के लिए लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द थ्री इवेंट्स। यही चीज थ्री इवेंट्स के लिए लिखे हुए हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जरा समझो हो क्या रहा है एक्चुअली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F intersection G. So you have to find that the all three events occur. So means what? So means probability that E occurs into, है ना, क्या probability है event E occur हो रहा है into, हाँ पहले E occur हुआ, then अगला क्या होगा E के बाद F given G। हाँ F occurs, F given what? E होगा। E, क्योंकि E already occur हो चुका है। So F when E has already occurred, फिर आएगा probability of G occurs when E and F are
ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ये चीज है. सो व्हेन ई एंड एफ आर ऑलरेडी अकर्ड. सर मैंने तो if से वो स्टार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ if. नो प्रॉब्लम. अगर आप स्टार्ट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू. देन एफ के बाद क्या अकर, तीनों ऑल थ्री हैज टू अकर. सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एफ. नाउ व्हाट डू यू वांट, व्हिच इवेंट टू अकर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है. हाँ यस, Given F. हाँ लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि एफ अकर हो गया तो ई गिवन एफ. अब जी को अकर कराना है तो जी गिवन और ई एफ दोनों अकर हो गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ. ऐसे भी लिख सकते हो, यू वांट दैट कि पहले जी ऑकर हो तो जी को लिख सकते हो पहले. नाउ यू वांट कि वो एफ ऑकर हो तो एफ को ऑकर करा दो, जी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. नाउ यू वांट कि ई ऑकर हो, ई, तो अभी क्या हो गया, जी एंड एफ ऑलरेडी ऑकर्ड. ये भी है. दीज आर ऑल मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये 3 इवेंट्स के लिए है ना. डन. चलो देखो ये सब क्लास 12th में है, जैसा आपको रिवाइज करना है. इस पे जैमो में भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं इस पे जैम गेट में, बेसिक प्रोबेबिलिटी के. सो ये 3 के लिए. अब बाकी उसके लिए अब एग्जांपल्स हैं, अब आप सॉल्व, है ना. अगर आपको कोई एग्जांपल टफ लगता है यू कैन टेल मी, मैं सॉल्व कर दूंगा. लेकिन आप, मुझे लगता है 12th में सबने पढ़ा है, तो यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या है, क्वेश्चन ट्राई करो, डाउट पूछो. ये अब एक नया वर्ड आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना. तो अभी हमने देखा व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आगे बढ़े तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड अब आया इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक. सो इंडिपेंडेंट इवेंट में जनरली एक क्वेश्चन आता ही है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट है उसे एक दो कभी 3 क्वेश्चन भी आए हैं जैम एंड गेट में, जैम में स्पेशली. सो इस पार्ट से. सो इंडिपेंडेंट कब होगा, तो एक तो मीनिंग ये है कि इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ ई डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एफ, है ना. दोनों इंडिपेंडेंट है तो ई के ऑकर होने का जो ई का ऑकरेंस इफेक्ट नहीं करेगा एफ के ऑकरेंस को, ये चीज. तो ये तो समझा रहा है. मैं सीधा आता हूं डेफिनेशन पे. क्या होता है, बोलो. मान लो मैं बोलूं कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है. सो E इंटरसेक्शन F, तो देखो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E. अब इंडिपेंडेंट है तो ये जस्ट F के इक्वल आ जाएगा, ये जस्ट F के इक्वल आ जाएगा. तो ये पहला है. दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो आप, यू कैन राइट दिस इन दिस अदर वे. सो अदर वे में लिखोगे तो यू कैन राइट इट एज, so you can write it as कि independent event if and only if probability of E given F is equal to कितना, Probability of F. नहीं, probability of E. ये भी एज अ डेफिनेशन यूज हो सकता है, ये थ्योरम हो जाएगा, डेफिनेशन ये थ्योरम बन जाएगा. सिमिलरली तीसरा कंडीशन, मतलब यही चीज है, वी कैन रिपीट दिस. सो यहां से क्या होगा, E एंड F जो है, ओ सॉरी उधर सही था, यहाँ पे चेंज करना है जस्ट. सो यहाँ पे चेंज करता हूं. सो यू कैन राइट F गिवन E, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, F, ठीक है ना. हाँ तो ये F के इक्वल आ जाएगा कि, तो ये तीनों इक्विवेलेंट कंडीशन है, ठीक है ना. बाद में आपको तो ये चीजें हैं, तो यू कैन यूज दिस ऑल 3 आर इक्विवेलेंट कंडीशंस इफ एंड ओनली इफ है. आगे एक और रिजल्ट आता है कि मान लो EF इंडिपेंडेंट है, E एंड F आर इंडिपेंडेंट,
if and only if E dash and F are independent. तो अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है, ये चीज है। इफ एंड ओनली इफ ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक, इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। डन। मतलब ये तो थ्योरम्स है, ये रिजल्ट है कि ई एफ इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट एफ इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ डैश इंडिपेंडेंट है, ये एफ दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये आगे देखो आएगा, ये सब यहाँ पे आएगा, इसमें सब है। तो ये सब 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में भी आपके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा थ्योरी पे आते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू डायरेक्ट थ्योरी। एक तो ये तरीका है कि ये बोल रहा है कि E and F are two events such that probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other। एक के occurrence दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। तो ये तो लैंग्वेज में हो गया। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? सो सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैथमेटिकल मीनिंग इसका यहाँ आएगा, देखो। सो टू इवेंट्स E and F are said to be independent if, तो डेफिनेशन में जो इफ लिखा है इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है, डेफिनेशन है। तो E प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E इज इक्वल टू PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इज PE। ये कंडीशन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसको खोलेंगे डिनोमिनेटर में PF आएगा, इसका डिनोमिनेटर में PE आएगा, इसलिए नॉन जीरो होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये चीज है। आगे यही बोल रहा है कि नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू दिस। लेकिन अब तुमने कहा कि F गिवन E F हो जाएगा, क्योंकि E गिवन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, सो यहां से E इंटरसेक्शन F जो होगा PE इंटू PF हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट का एक्चुअली अलग तरीका है। तो ध्यान दो, एक डेफिनेशन ये था इंडिपेंडेंट का, दूसरा डेफिनेशन यहां है इंडिपेंडेंट का। देखो फिर से मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? डेफिनेशन 3। तो आपको डेफिनेशन और थ्योरम ठीक से समझना है कि लेट E and F are two events associated with the same random experiment, then E and F are said to be independent if and only if P E intersection F बराबर P into PF। तो ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, ये वाला भी डेफिनेशन ही है, ठीक है, तो तीनों इक्विवेलेंट है। हाँ, अब एक वर्ड आता है डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। तो जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट बोलेंगे हम। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और PE PF दोनों डिफरेंट हो जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F और PE PF दोनों डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम? कि ये डिपेंडेंट है। कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। होगा ऐसा। आपको समझा रहा है कि एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट और एक था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या दोनों सेम है? नहीं सर। है ना, दोनों अलग अलग है। समझना है आपको कि इंडिपेंडेंट अलग है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है, दोनों अलग अलग है। तो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों अलग अलग होंगे।
ये कुछ रिजल्ट है, तुम देख सकते हो ना, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अलग अलग ना, इसमें वर्ड्स अलग अलग समझा रहा है तुम्हें। जैसे ये बता रहा है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है ऑकरेंस की, वो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, है ना। सो दो इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, देन कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कभी डिसजॉइंट नहीं होगा। उसकी वजह क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। देखो हमने पढ़ा है इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये लिखा हमने। अब ये कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। किसकी नॉन जीरो है, पी ए पी बी दोनों नॉन जीरो है। तो कह रहा है कि दिस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया फॉर एग्जांपल, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो इन दोनों में से फिर किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, जो कि पहले ही कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज बोल दिया है। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, एक्चुअली जो इवेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो और वो बता रखा है कि इंडिपेंडेंट भी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है और इंडिपेंडेंट भी है। तो इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो गई, क्योंकि पी ए नॉन जीरो है, पी बी भी नॉन जीरो है, तो ये इसका प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के इक्वल आ गया, तो ये भी नॉन जीरो हो गया। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो गई तो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वरना प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसलिए कह रहा है वही चीज लिखा है इसने। और इसी को दूसरे लिखा है, देखो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस कैन नॉट। एग्जांपल दे सकते हैं इसका। हाँ एग्जांपल भी दे सकते हैं, बनाना एग्जांपल, मतलब पूछ रहे हो या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जांपल पे। एग्जांपल से, चलो एग्जांपल बना लो। जैसे चलो अब एग्जांपल के लिए समझ लो, मान लो तुमने एक कॉइन को, ठीक है चलो मैं तुमसे ऐसे ही पूछता हूं। देखो एक कॉइन को दो बार टॉस किया मैंने, मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मान लो ऐसा है। अब तुमसे ये पूछा गया, मान लो मैं एक इवेंट ए ले लेता हूं फॉर एग्जांपल कि दोनों बार हेड आया, एक इवेंट बी ले लिया दोनों बार टेल आया। तो यहां से ये समझ आया तुम्हें कि पी ए मोर देन जीरो है, पी बी भी मोर देन जीरो है ना, क्योंकि 1/4 आएगा। अब बताओ मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ए बी इंडिपेंडेंट है, चेक करो। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि ए एंड बी आर, ऑप्शन ए है, हाँ ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी आर डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसी का नाम है। तीसरा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिपेंडेंट, एंड चौथा ऑप्शन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, है ना, एग्जॉस्टिव है ना। डिसजॉइंट का ही नाम था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड सी, ठीक है जी, बाकी लोग देख लो। तो देखो ए एंड बी आर टू disjoint event having non zero probability, so it cannot be independent, यही बोलना चाह रहा है वो स्टेटमेंट कि दो इवेंट है जो डिसजॉइंट है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, सो दैट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वो वहां स्टेटमेंट लिखा था, उसका एग्जांपल लिखा हूं मैं, सो इट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्चुअली।
सो यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा। डिसजॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्शन फाई है। एग्जॉस्टिव कब होता है, कोई बताओ एग्जॉस्टिव कब होता है? जो सिंपल स्पेस बन जाता है पूरा। यस हाँ, ए यूनियन भी सैंपल स्पेस अगर हो जाता तो एग्जॉस्टिव होता, ये चीज है। तो यहां से तुमने देखा ए इंटरसेक्शन बी फाई है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है पी ए इंटू पी बी के, ये चीज है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल नहीं है पी ए इंटू पी बी के, सो दिस इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा था, तो इसको तुम समझ के खुद भी ट्राई कर सकते हो। यही कहना चाह रहा था, देखो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैंने ऐसे बनाया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो हमने बना के दिखाया, चेक करो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल नहीं होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो यही चीज है, पढ़ सकते हो आप बाकी चीजें, सो यू कैन रीड इट। मेनली यहाँ पे देखो, अब ये पूछ रहा है ना पेयर वाइज डिसजॉइंट म्यूचुअली, अब यहाँ इंडिपेंडेंट दो तरह के होंगे। म्यूचुअली देखो 3 इवेंट है, और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए 4 कंडीशन आ जाती हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट के लिए एक ही कंडीशन था, तुम्हें याद होगा, और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए 4 कंडीशन है। ठीक, सो 3 इवेंट्स ABC आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट क्या होगा, तो मैं थोड़ा समझाता हूं तुम्हें, है ना। सो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट क्या होगा जी, चलिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, जब दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो मान लो इवेंट है E1 E2 अप टू En आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। हाँ, आपने सही कहा है ना, एनी 2 यू चूज विल बी इंडिपेंडेंट, ये। सो E1 E2 En आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट if and only if probability of EI intersection EJ is equal to probability of EI into probability of EJ, ये चीज है, probability of EI into probability of EJ। अच्छा, म्यूचुअली यहाँ आएगा फॉर ऑल I different than J, ठीक, for all I different than J, mutually independent, so mutually independent, ठीक है। ये क्या होगा, so ये आएगा E1 E2 up to En are mutually independent बताओ जी। इक्वल इंटरसेक्शन इनटू टू टीएन और नहीं, मैथमेटिकली क्या होगा, intersection of I equals to 1 to A, AI equals to product of I equals to 1 to A, probability of AI। हाँ, तो ये सिर्फ एक कंडीशन हुई, यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस है। कितने कंडीशंस हैं, 2n minus n plus 1 होगा। हाँ, जैसे एग्जांपल में देखो EI इंटरसेक्शन EJ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ
EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ होगा। एक तो ये कंडीशन है, ठीक। सो एक ये कंडीशन है और साथ में और भी कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये दो के लिए है, दिस इज फॉर 2। तीसरा आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इंटरसेक्शन EK, ठीक है। सो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑफ K, इस तरह से। एंड ये 2 3 लिया, फिर ऐसे ही 4 5 6 7 एंड में आएगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन EN बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां इतने सारे कंडीशंस हैं। वहां क्या था, एक याद करो तुम, म्यूचुअली डिसजॉइंट में एक ही कंडीशन था कि सबका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब मैं तुमसे यहां से ये पूछूंगा कि कौन किसको इंप्लाई करता है। इस वाले पहले को इंप्लाई करेगा, मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट करेगा पेयर वाइज को। हाँ, अगर म्यूचुअली है तो पेयर वाइज भी होगा, पेयर वाइज है तो जरूरी नहीं म्यूचुअली होगा। वहां उल्टा था, तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, सो समझना है, जब डिसजॉइंट वाला केस था तो वहां आपने कहा था कि इफ इट इज पेयर वाइज डिसजॉइंट देन इट मस्ट बी म्यूचुअली डिसजॉइंट। मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि म्यूचुअल है, पेयर वाइज नहीं था। यहां उल्टा है, इफ इट इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन इट मस्ट बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, मे नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। उल्टा क्यों हो रहा है थ्योरम, मतलब डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट के केस में थ्योरम क्यों बदल रहा है, क्योंकि डेफिनेशन यहां पे अलग अलग है। म्यूचुअली डिसजॉइंट का डेफिनेशन में एक ही टर्म्स था, एक ही कंडीशन थी बस, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में बहुत सारे कंडीशंस हैं। टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम एंड सो ऑन, टेकन n एट अ टाइम। कितने कंडीशन, अगर तुमसे बताऊं कितने कंडीशन है ये, NC2 इतने कंडीशन यहां होंगे, NC3 यहां होंगे, NC4 NC5 NCn। तो NC2 से NCn तक, NC1 कितना होता है n, NC0 1, तो 2 की पावर n माइनस n माइनस 1, इतने सारे कंडीशंस हैं इसमें। These number of conditions are there। आपको एग्जांपल के लिए मैं 2 के लिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 ही इवेंट्स मान लो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेयर वाइज और म्यूचुअली सेम ही हो जाएगी, क्योंकि 2 ही इवेंट है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, 3 इवेंट हो जाए। मैं 3 के लिए लिख के दिखाता हूं तुम्हें ताकि क्लैरिटी आएगी। देखो, तो पहला पॉइंट है ABCR पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। तो क्या क्या आएगी कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटू PB इंटू PC, ठीक है। और तीसरा कंडीशन आएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटू PA इंटू PC, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जस्ट यहाँ पे। जबकि मैं दूसरा पॉइंट अगर लिखूं कि ABC, अच्छा यहाँ C रह गया, ABC आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। कितने कंडीशन आएंगे और क्या क्या आएंगे, एक तो ये 3 तो आएगा ही, पहले तो टेकन 2 एट अ टाइम, ये तो आना ही है। ये तो आना ही है, और साथ में एक और कंडीशन आएगा, ठीक है। साथ में एक और कंडीशन आएगा, वो क्या आएगा, C of A intersection B intersection C। जी। सो म्यूचुअली में पेयर वाइज वाले सारे कंडीशंस होंगे और एक्स्ट्रा और भी होंगे, तो यहां तो एक ही है,
जैसे यहाँ पे 4 कंडीशन क्यों आया, तुम सोचो, यहाँ n को तुम 3 रख के देखो क्या आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1, 8 माइनस 4 4, इसलिए 4 कंडीशन आया। अब सोचो मैंने 3 इवेंट के लिए लिखे तो 4 कंडीशन आया म्यूचुअली में। अगर मैं, अच्छा यहाँ कितने कंडीशंस आएंगे, सो ये कितने कंडीशंस हैं, तो ये तो जस्ट NC2 होंगे, यहाँ जस्ट NC2 होगा, n इंटू n माइनस 1/2, इतने कंडीशंस यहाँ पे हैं, इंक्लूडेड हैं। और यहाँ कितने कंडीशंस हैं टोटल, इतने कंडीशंस हैं। अच्छा अगर मैं n को 4 रख देता हूँ, मान लो मेरे पास 4 इवेंट है, अब मुझे चेक करना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, उसमें मुझे कितना चेक करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 16 माइनस 4 माइनस 1, 16 माइनस 9 कंडीशंस बनेंगी चेक करने के लिए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। किसी को कंफ्यूजन है पूछो। देखो तो यहां से क्या नोट कर रहे हो आप कि अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज तो होना ही है, पेयर वाइज है तो म्यूचुअल गारंटी है कि नहीं, नो, यस। सो यहां पे जो थ्योरम है कि जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट events are, so mutually independent events are pairwise independent also pairwise independent, कन्वर्स ट्रू नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है ना। सो रिमार्क में ये है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल ले लो, मान लो सैंपल स्पेस में है तुम्हारे पास, एस लिख देता हूं मैं, तो सैंपल स्पेस में है 1 2 3 4 5 6, मान लो ये कंडीशंस हैं, तो सैंपल स्पेस में है 1 2 3 4 5 6। चलो ए में ले लेते हैं 1 2, बी में है 2 3, सी में है नहीं 1, यहाँ पे 4 ही लो, तो 2 3 और मुझे क्या करना है, मुझे कॉमन रखना है ना। सो वी हैव टू शो व्हाट, मुझे दिखाना है कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली नहीं है, ठीक है ना, नहीं सॉरी हाँ पेयर वाइज है लेकिन म्यूचुअली नहीं है, यस ठीक है, ये 3 1 ये ले लो। अब बताओ, चेक करो क्या ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, आपको ये चेक करना है, ये सैंपल स्पेस है, सो यू हैव टू चेक कि क्या ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली है, पेयर वाइज तो है ना। तो यहां से A इंटरसेक्शन B की जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो एक एलिमेंट कॉमन है तो वो 1/4 हो जाएगी, और जो कि हो जाएगा PA इंटू PB, क्योंकि A की प्रोबेबिलिटी 2/4, B की प्रोबेबिलिटी 2/4, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C निकालोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C निकालोगे जो कि होगी 1/4, सो ये हो जाएगा PB इंटू PC। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C निकालोगे, ये भी होगी 1/4, दैट इज PA इंटू PC। ये ओके है ना। सो ये 3 कंडीशन ओके है, हाँ। अब इसका बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0, इसका 0 है, यस, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन इक्वल नहीं है PA इंटू PB इंटू PC के। तो इसका मतलब हुआ कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो नहीं है इवेंट्स, लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। सो दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सर वो जो बी से 2 3 है, यस यस, बी में 2 3 है, ए में 1 2, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो भी सकता है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। हाँ हो सकता है, हाँ ऐसा बनाता कि जैसे जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है वो पेयर वाइज तो होगा ही, तो वैसे एग्जांपल जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट पेयर वाइज भी हो जाएंगे, तो पेयर वाइज है तो म्यूचुअली भी हो जाएंगे।
बट पेयर वाइज हमेशा म्यूचुअली नहीं होगा, हो सकता है। But not necessary true. यस यस, नॉट नेसेसरी ट्रू, करेक्ट। सो मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़े। देखो तो ये डिफरेंस बता दिया तुम्हें मैंने, और याद करो, मैं अगर याद दिलाऊं कि रिकॉल वहां उल्टा था, है ना। रिकॉल करो कि जो वहां पे हमने लिखा था कि पेयर वाइज डिसजॉइंट आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, तो रिकॉल करो हमने ये लिखा था पेयर वाइज डिसजॉइंट आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। So pair wise disjoint are mutually disjoint. Okay, ये है pair wise disjoint are mutually disjoint. तो ये सब एग्जांपल्स हैं that you can try, है ना। ये है ये एक्सरसाइज आई थिंक यहाँ, हाँ ये जो मैं पहले कह रहा था, देखो इवेंट E and F are independent, then E complement F are independent, E complement F are independent, and E and F complement are independent। ये चीज है, ये इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, प्रूव जिसको करने का मन हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू E कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका 13.2 है। 13.1 में था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जस्ट 13.1 में, 13.2 में है इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चीज है। और हालांकि ये है ना, बहुत सारी चीजें इसमें है। नेक्स्ट है बेस थ्योरम, तो इसी में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, इसी में आएगा, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी भी आएगा। मुझे लगता है ये सब क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। अच्छा चलो आगे करवाऊंगा मैं, ऐसे सिलेबस करेंगे ना, क्योंकि ये सब एग्जाम में भी खूब आते हैं, आपके एग्जामों में भी आते हैं, पीवाई को देखो आए हुए हैं, तो इसके क्वेश्चंस आपके करने होंगे। जो ये एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितने क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट करो, ये है, तो कंप्लीट करना होगा आपको। सर वो जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, उस एग्जांपल से जाओगे? एक मिनट, यस हाँ ये यस सर सी इवेंट का 3-2 है ना? नहीं 3-1 है। ठीक है 3,1 1 2 2 3 3 1। ठीक है सर, यस चलिए, तो इसको क्या करें, इसको कंटिन्यू करूं या अभी डाउट कराऊं तुम लोगों का? कंटिन्यू करें। इसमें दो चीज, बेस को थोड़ा सा बेस थ्योरम को बता दो। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका बेस बता दूं?